दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले और विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली धमाके में श्रीनगर से गिरफ्तार आतंकी बिलाल उर्फ दानिश ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। सूत्रों के मुताबिक दानिश ने बताया कि आतंकी दिल्ली में हमास की तर्ज पर ही ड्रोन और छोटे रॉकेट्स बनाकर भारत में बड़े हमले करने की प्लानिंग में थे। जांच में यह भी सामने आया कि आतंकी लगातार ऐसे ड्रोन तैयार करने की कोशिश में थे जिन्हें मॉडिफाई करके हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ ही छोटे बम लगाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही मॉड्यूल पकड़ा गया। श्रीनगर से पकड़ा गया उमर का साथी दानिश इसी तरह के ड्रोन बम बनाने में माहिर था। आतंकियों का प्लान ड्रोन से किसी भीड़ भाड़ वाली जगह या सुरक्षा ठिकाने पर टारगेटेड ब्लास्ट करने की थी। आतंकी दिल्ली में कुछ वैसा ही प्रयोग करना चाहते थे जैसा सीरिया, गाजा, अफगानिस्तान में होता है। गाजा में हमास और दूसरे संगठनों से ड्रोन अटैक करते हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल के आतंकी उसी मॉडल को यहां कॉपी करने की कोशिश में थे। कुमार सोनू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके की प्लानिंग थी, ये प्लानिंग तो बहुत ही डेंजरस थी। कुमार, देखिए, बिल्कुल कल जिस तरीके से एनआईए ने जम्मू कश्मीर से दानिश नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया और वो लगातार उमर के टच में था और उसकी गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा हुआ। एनआईए ने अपनी आधिकारिक रिलीज के जरिए जो है ये खुलासा किया कि ये पूरा जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है ये हमास की तरह ड्रोन अटैक करना चाहते थे। अलग अलग इलाकों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, काफ़ी जो पॉश एरिया हैं या फिर कहें जहाँ पर आबादी सबसे ज़्यादा है, हैवी फुटफॉल वाला इलाका हो, वहाँ पर ये हमास की तरह जो है ड्रोन अटैक करना चाहते थे। रॉकेट तक जो है ये बनाने में एक्सपर्ट थे। तो अब ये गिरफ्तारी जो है बेहद अहम भी है मीनाक्षी, और बेहद बड़ी गिरफ्तारी भी है। दरअसल अब दानिश जो है एनआईए आज दानिश को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी, जहां से उसकी रिमांड ली जाएगी। रिमांड पर लेने के बाद जब दानिश से और पूछताछ होगी उसके बाद जो है काफी चीजें इसमें साफ होगी कि आखिर ड्रोन को बनाकर ड्रोन के जरिए अटैक करने का मकसद क्या था, उसके पीछे का जो मटेरियल था वो कहां से मिलने वाला था, लॉजिस्टिक सपोर्ट इन्हें कहां से मिल रहा था, इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट कहां से मिल रहा था, क्या हवाला के जरिए पैसा मिल रहा था या जैश जो है वो किसी और चैनल के थ्रू जो है इन लोगों के पास पैसा भिजवा रहा था। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो है अब एजेंसियां तलाशने में लगी है। लेकिन ये जो दानिश की गिरफ्तारी हुई है ये एक बड़ी अहम गिरफ्तारी है इस पूरे मामले में, क्योंकि बाकी तो जो है व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए लोग थे जो कि उमर के टच में थे, मुजम्मिल के टच में थे। लेकिन जो दानिश है, दानिश ने पूरे ग्रुप का जो मॉडस ऑपरेंडी था, जो मकसद था, जो आगे भविष्य में इनकी प्लानिंग थी, उसके बारे में जो है एनआईए ऑफिशियल्स को जो है पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे किए हैं मीनाक्षी जी। इधर दिल्ली धमाके में गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन को लेकर भी एक नई जानकारी सामने आई है। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर शाहीन को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन इस पूरे टेरर ऑपरेशन में फंडिंग और लॉजिस्टिक का इस्तेमाल और इसका काम देख रही थी। धमाके से पहले डॉक्टर शाहीन के जरिए आतंकी मॉड्यूल को 20 लाख रुपए पहुंचाए गए थे। सुरक्षा एजेंसी या पूरे नेटवर्क प्लानिंग, फंडिंग, सप्लाई चेन को उजागर करने में जुटी हुई है। यानी कि कहां से फंडिंग आ रही थी, शाहीन इसे मैनेज कर रही थी, लेकिन फिर आगे वो किस तक पहुंचा रही थी, लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसे दे रही थी, धमाके के लिए जो 20 लाख रुपए की रकम जुटाई गई वो रकम कहां से आई और फिर किन किन हाथों से होते हुए इससे कैसे लॉजिस्टिक सपोर्ट तैयार किया गया, या फिर जिस केमिकल की बात हम लगातार इस खबर के खुलासे से हम कर रहे हैं वो केमिकल्स कहां से खरीदे गए, कैसे उनका इस्तेमाल होना था, ये एक बड़ी खबर है। तो शाहीन ने धमाके के लिए आतंकियों तक 20 लाख रुपए की मदद पहुंचाई। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे आतंकी मॉड्यूल के तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, ये तो आप जानते हैं, लेकिन अब इस पर जांच एजेंसियों का शिकंजा भी कसता चला जा रहा है। ये एक नई जानकारी है। अल फलाह के 25 से ज्यादा जगहों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। दिल्ली में ओखला समेत कई जगहों पर रेड डाली गई। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को पुलिस ने तलब भी किया है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां से लगातार अभय और कुमार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और कुमार एक बात बताएं, यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को तो लगातार कोशिश की जा रही है कि उनसे संपर्क हो, क्या संपर्क हो पाया है, और अल फलाह यूनिवर्सिटी के और कहां पे कौन कौन से संस्थान हैं या ऑफिसेज हैं जहां पर ये छापेमारी हो रही है?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी या कहें अल-फलाह ट्रस्ट का पूरा जो चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी, वो बताया जा रहा है, जो सोर्सेज से खबर आ रही है कि वो क्राइम ब्रांच के संपर्क में है। पहली बात। दूसरी बात, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है उसका ये चांसलर भी है जवाद अहमद सिद्दीकी, और उसके तकरीबन 25 ठिकानों पर रेड चल रही है, जिसमें से शाहीन बाग में जो है जवाद का घर है और ओखला इलाके में उसके छोटे भाई का घर है। इसके अलावा जो ओखला इलाका जामिया के पास, जामिया मेट्रो स्टेशन के पास, वहां पर अल-फलाह ट्रस्ट का एक ऑफिस है, अल-फलाह सोसाइटी में जो बना हुआ है, वहां पर भी जो है ईडी की रेड चल रही है। तकरीबन 25 ठिकानों पर जो है एक साथ सुबह 5 बजे से रेड चल रही है, जिसमें तमाम जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंस एक्टिविटी से जुड़े हुए जितने भी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज हैं, बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज हैं, वो जो है ईडी की टीम रिकवर कर रही है। दरअसल ईडी की टीम जो है ये जानना चाहती है कि इसमें किसी तरह से विदेशी फंडिंग तो नहीं हुई, क्योंकि मीनाक्षी बीच में ये भी बात सामने आई थी कि जो अरब कंट्रीज हैं वहां से जो है इसको फंडिंग हो रही है अल-फलाह यूनिवर्सिटी को, अल-फलाह ट्रस्ट को, और उसी के जरिए जो है ये यूनिवर्सिटी रन कर रही है। तकरीबन 13 लाख के करीब 16 लाख के करीब जो है इसकी एनुअल फीस है, और ऐसे में इतनी कम फीस में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चलाना, इतने बड़े कैंपस में चलाना वो संभव नहीं लगता। तो इस बात को लेकर जो है जांच एजेंसियों को शक हुआ। कुछ और जहां पर फ्री में जांच हो रही है, जैसा कि हमने हाल ही में हमारे सभी सहयोगियों ने वहां से रिपोर्ट भी किया कि बहुत सारी जांच तो वहां पर फ्री में हो रही थी, बहुत सारी मेडिकेशन फ्री में चल रही थी, तो ये कैसे हो पा रहा था?